हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आ गया हूँ। जो लास्ट वीडियो मैंने दिया था जिसमें 20 तक हमने देखा था ऑब्जेक्टिव को, क्लास 12 का केमिस्ट्री का। और हम 21 से लेकर आ गए हैं और देखते हैं आगे हम लोग 21 के बाद से। ठीक है, तो आप लगातार बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप आधा देखते हैं या कहीं से देखते हैं तो आप इतना ही प्रश्न को पढ़ पाओगे जितना दिया गया है। जबकि हम लोग अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे, अगर आप इसे नोटबुक पे एक्सप्लेन कीजिएगा और ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, तो कम से कम आपके 20 प्रश्न और एक्स्ट्रा बन जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। और एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि यदि आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, जितना भी अब तक ऑब्जेक्टिव मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो अपलोड हुआ है उसको यदि आप देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए आप कि केमिस्ट्री आसान है। क्या सर्च कीजिए फ्रेंड्स, सर्च कीजिए केमिस्ट्री आसान है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कैपिटल लेटर में आप सर्च करोगे केमिस्ट्री, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे आप केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री और फिर लिखोगे आसान। ठीक है, AASAAN आसान, और फिर लिखोगे HAI। इस तरीके से आप सर्च करोगे। ठीक है, केमिस्ट्री आसान है। और जैसे ही आप सर्च करोगे पूरा चैनल आ जाएगा और उसके बाद चैनल के लोगो पे आप क्लिक करोगे और क्लिक करोगे तो आपको पूरा जितना भी रिसेंटली वीडियो अपलोड हुआ है जो ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसे आप लाइन बाय लाइन देख पाओगे। ठीक है, तो आप जाइए लोगों पे क्लिक कीजिए और उसके बाद जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं सबको देखिए। आपकी फ्रेंड्स बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। चलिए, तो बिना समय गए हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो 20 तक हमने पढ़ लिया था जैसा कि आपको पता है। अगला प्रश्न अब देखते हैं 21 नंबर। देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए, जो 21 नंबर हमारा प्रश्न है, 21 नंबर में कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर किसके 0.1 मोल बिलियन का संभावित उच्चतम प्राशन दाब होता है। तो इसका तो जवाब दे ही दीजिएगा। प्राशन दाब अधिक कब होता है? अनुसंज्ञ गुणधर्म में, जब आई का मान ज़्यादा होता है। और आई का मान तो आप देखते ही बता दोगे कि आई का मान CaCl2 का ज़्यादा होगा। किसका ज़्यादा होगा? CaCl2 का ज़्यादा होगा। ठीक है, कितना होगा? 3 होगा। एगो Ca और 2 Cl, इसका कितना होगा? 2 होगा। एगो K एगो Cl, इसका तो 1 होता है यूरिया का, और ग्लूकोज का भी 1 होता है। तो आई का मान कितना ज़्यादा, किसका ज़्यादा होगा? CaCl2 का ज़्यादा होगा। कितना होगा? 3 होगा। और आपको पता है आई का जितना मान होता है अनुसंख्यक गुणधर्म उतना ही ज़्यादा होगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया में ए का उत्पाद है। अभिक्रिया क्या दिया है? C2H5NH2, और उस पर क्रिया कराना है HNO2 का। ठीक है, नाइट्रस अम्ल बोलते हैं शायद, HNO2 का क्रिया कराना है। देखिए फ्रेंड्स, जब HNO2 सब क्रिया कराएगा तब इसको समझिए कैसे बनेगा। इस तरीके से आप कभी भूलोगे नहीं। बनेगा एथिल अल्कोहल। क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल। कैसे बनेगा देखते हैं। C2H5NH2 पे HNO2 का आप क्रिया कराओगे तो देखिए C2H5NH2 दिया है, इस पर क्रिया कराओगे किसका? HNO2 का। HNO2 का क्रिया कराना है तो देखिए क्या होगा, समझिए ध्यान से। यहाँ का एगो N और यहाँ का एगो N निकल जाएगा N2 बन के। क्या बन के निकल जाएगा? N2 बन के। ठीक है, ये निकल गया। फिर इसमें का H2, इसमें कौन चीज? इसमें का H2 और इसमें का एगो, दूगो है ना, H2O बन के निकल जाएगा। H2O जल बन के, क्या बन के निकल जाएगा? जल बन के निकल जाएगा। अब बताओ, N2 और H2 निकल गया तो इसमें क्या बच रहेगा? इसमें बचेगा C2H5 बचेगा, और यहाँ बचेगा एगो O निकल गया। देखिए यहाँ से O निकल गया है, इसमें का H2 निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा? एगो O बचेगा, एगो H बचेगा। तो C2H5 और OH यानी कि एथाइल अल्कोहल। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व है सल्फर, सोडियम, लोहा और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व होता है फ्रेंड्स वर्ग 16 में? तो आपको पता होगा ट्रिक, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड माने ऑक्सीजन, स्टाइल माने सल्फर, से माने सेलेनियम, और टी माने टेलुरियम, और पो माने पोलोनियम। ये वर्ग 16 के तत्व हैं। ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो आप बताओ, ऑक्सीजन तो हो गया है, उसके बाद क्या बच रहा है? एस बच रहा है ना, एस माने सल्फर। सल्फर देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि स्टार्च का पूर्ण जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है। तो स्टार्च का जल अपघटन करोगे तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज,
ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों और सुक्रोज। तो जब स्टार्च का आप जल अपघटन करोगे तो आपको केवल और केवल ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज। ये सवाल काफ़ी बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। और यहीं स्टार्च की जगह पे अगर लिखा होता है कि सुक्रोज, तो अगर आप सुक्रोज का जल अपघटन करोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलता है। किसका करने से? सुक्रोज का करने से। किसका? सुक्रोज का। सुक्रोज का करोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलेगा, और स्टार्च का करोगे तो केवल ग्लूकोज मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक और सवाल बन गया ना फ्रेंड्स, कौन सा? कि सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है, ये भी पूछा गया है। तो क्या कहोगे? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 25 नंबर। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व है। तो भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हमारा क्या है? तो हम कहेंगे ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। और सबसे अधिक भूपर्पट्टी में, देखिए यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं हो, आपने पढ़ा होगा कि भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। तो यहाँ कह रहा है तत्व, तत्व का मतलब और धातु भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। और यहीं अगर कहता है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्राप्त धातु है, और ऐसे कहता कि सर्वाधिक प्राप्त धातु है, ऐसे पूछा भी गया है, तब उस समय एल्युमिनियम आंसर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब इनट अवकरण लिखा है धनात्मक, इनट अवकरण ऋणात्मक, डेल्टा जी धनात्मक, डेल्टा जी ऋणात्मक। तो सेल अभिक्रिया दो कंडीशन में होगी। एक ध्यान रखते हैं, याद रख लीजिएगा, एक डेल्टा जी निगेटिव हो, डेल्टा जी निगेटिव हो, और एक विद्युतवाहक बल धनात्मक हो। ठीक है, विद्युतवाहक बल धनात्मक हो तब भी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न अभिक्रिया का प्रमुख कार्बनिक उत्पाद क्या है। तो निम्न अभिक्रिया का प्रमुख कार्बनिक उत्पाद क्या है, ये देखिए, HI से क्रिया कराना है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा आपको। HI से क्रिया कराओगे फ्रेंड्स, तो H जाके यहाँ जुड़ जाएगा O के साथ, O के साथ जुड़ जाएगा H, तो C3OH बन जाएगा, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है C3OH। और जो I है ना, इसका जो ऋण आयन भाग I है, I जुड़ जाएगा इसके साथ, CH के इसके साथ जुड़ जाएगा I, तो इसके साथ I जुड़ेगा तो क्या बचेगा? CH का होल ट्वाइस I, देखिए CH3 का होल ट्वाइस CH, और यहाँ से I जुड़ गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि NiCO4 में निकेल Ni की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। देखिए 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है। तो देखिए आपको पता होगा कि Na जो है निकेल है, CO4 कार्बोनिल है, और कार्बोनिल उदासीन लिगेंड है, और उदासीन लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कीजिए, नहीं तो लगेगा कि जैसे ऑप्शन नंबर सी पे है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं। तो भौतिक अधिशोषण में बंधे रहते हैं स्थिर विद्युतीय बल, वान डर वाल्स बल, गुरुत्वीय बल, रासायनिक बल। तो किस बल द्वारा आप बताइए? वान डर वाल्स बल। क्या होगा आंसर? वान डर वाल्स बल। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ एक और सवाल बनता है कि रासायनिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं, उस स्थिति में आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि नाइलॉन 6,6 क्या है। ये आपका पॉलीमर से है, बहुलक से। तो नाइलॉन 6,6 क्या है? ये है पॉलीएमाइड रेशा। क्या है? पॉलीएमाइड रेशा है। ठीक, पॉलीएमाइड रेशा है। एक और प्रश्न आता है कि कैप्रोलेक्टम, कौन सा प्रश्न आता है फ्रेंड्स, कि कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है। कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है, तो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। कैप्रोलेक्टम क्या है? कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है? कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम जो है वो किसका मोनोमर है, किसका एकलक है, ये आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए हमें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर कह रहा है कि FeCO, और ये 5 दिया है क्या है? साधारण यौगिक, जटिल यौगिक, द्विक्लवंग, और इनमें से कोई नहीं। तो FeCO4 क्या है? इस तरीके का कोई भी यदि कंपाउंड दिया हो तब तुरंत कहोगे कि जटिल यौगिक है। क्या है? जटिल यौगिक, और इसी को हम उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, बड़ा ब्रैकेट भी दे सकता है, बड़े ब्रैकेट के बाहर भी कुछ हो सकता है, इस तरीके का दिया हो तो जटिल यौगिक होगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि NiCO4 4 गो दिया हो, ये क्या है, तो ये भी क्या है? जटिल यौगिक है। इस तरीके का कोई भी हो वो जटिल यौगिक होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि A से A+B त्रिचिंदिया उत्पाद के लिए अभिक्रिया की दर R बराबर K, A का सांद्रण B का सांद्रण द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि B की अधिक मात्रा ली जाए तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, आप बताइए।
कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी अगर बी की मात्रा अधिक ली जाए। ठीक है, तो आप हमें जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए तुरंत। बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अगर बी की सांद्रण को दोगुनी कर दी जाती है या बी की मात्रा अधिक कर दी जाए तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, और उस स्थिति में जो कोटि होती है वो फिक्स होती है। आप बताओगे, कमेंट करके बताइए। और नहीं यदि आंसर आपको पता होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में फिनॉल का OH समूह है, क्या है? मेटा निर्देशी, ऑर्थो पैरानिर्देशी, पैरानिर्देशी और ऑर्थो निर्देशी। तो फिनॉल का OH समूह ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी होता है। फिनॉल का OH समूह ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी होता है। ठीक है, इसी तरह पूछा जाए क्लोरोबेंजीन का भी तो ऑर्थो और पैरा लिखोगे। ठीक है, चलिए अगला देखोगे। अगला प्रश्न है कि एथिलीन डाई एमीन उदाहरण है, किसका उदाहरण है? एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड, त्रिदंतुर लिगेंड और इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपको याद हो तो एथिलीन डाई एमीन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EN कहते हैं, EN ऐसे लिखा रहता है, आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन वगैरह में से लिखा रहता है EN शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर बात करेंगे एथिलीन डाई एमीन का तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, CH2 NH2। ठीक है, इस तरीके से NH2। एक मिनट, आप इसे ऐसे लिख लो। दो NH2 होता है, NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, इस तरीके से दो NH2 होता है और दो CH2 होता है। तो ये कह रहा है कि एथिलीन डाइअमीन जो है उदाहरण है किसका? तो ये होता है द्विदंतुर लिगेंड। क्या होता है फ्रेंड्स? द्विदंतुर लिगेंड। और एक खास बात और याद रखोगे कि इसमें जो दाता परमाणु होता है वो दोनों नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? एक यहाँ एक यहाँ, दोनों नाइट्रोजन इसमें क्या होता है? दाता परमाणु। तो आपसे यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि एथिलीन डाइअमीन में क्या पूछा जा सकता है? एथिलीन डाइअमीन में दाता परमाणु है तो कहोगे क्या? तो कहोगे दो नाइट्रोजन है। क्या है? एक ये नाइट्रोजन, एक ये नाइट्रोजन, दोनों दाता परमाणु होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर अभिक्रिया Cu+2Ag करके दिया है, प्लस एक्वस में दिया है Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड संभव है? यदि कब संभव है? तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था फ्रेंड्स कि दो कंडीशन में संभव होता है, जब डेल्टा G निगेटिव हो और जो उसका ई सेल हो यानी विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं वो क्या हो? पॉजिटिव हो। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है ई सेल पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन टर्शियरी एमीन का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन टर्शियरी एमीन का उदाहरण है? देखिए यहाँ टर्शियरी एमीन पहले क्या होता है आप समझिए। टर्शियरी एमीन का पहचान क्या है? एक एन होगा, एक क्या होगा? एन होगा बस। इधर भी एल्काइल समूह जुड़ा होगा, इधर भी एल्काइल समूह जुड़ा होगा, इधर भी, तीनों तरफ से एल्काइल समूह जुड़ा होगा और एक बीच में एन होगा तो वह टर्शियरी एमीन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसमें चेक कीजिए आप। देखिए तो इसमें देखिए दो, इसमें NH है बीच में, यहाँ देखिए इसमें केवल N है, इसमें केवल N है। क्या है? N है। यहाँ देखिए इसमें NH2 है तो ये तो होगा नहीं, इसमें NH है तो ये होगा नहीं। यहाँ देखिए केवल N है। क्या है? N है। N के वो इधर ग्रुप है, इधर दो है, वो नीचे कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका एगो N है, ये आपका है कौन सा एमीन? 3 डिग्री एमीन। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 37 नंबर है कि जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय गुण की गणना कीजिए यदि उसकी परमाणु क्रमांक 25 है, 25 है। तो 25 यदि परमाणु क्रमांक है, आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए, इतना आसान सवाल है। अगर यदि 25 परमाणु क्रमांक है तो एन का मान जो है बाहरी कक्षा में ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 5 आएगा। और जब ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन 5 आता है तो ये आपका फॉर्मूला होता है चुंबकीय गुण का, म्यू बराबर आपने पढ़ा होगा √N × N+2। √N × N+2 फार्मूला है। N के जगह पे 5 रखिए, 5 × 5+2 7 × 35, √35 आएगा और √35 का वैल्यू 5.92 होता है। बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक मिनट फ्रेंड्स। देखिए एक मिनट रुक जाइए, कहाँ तक देखे थे हम लोग?
ठीक है, हमने कहाँ तक देखा था? हमने देखा था ठीक है, ये हम देख रहे थे कि यहाँ अगर इसका म्यू का मान कितना आया था? ऑप्शन नंबर बी आया था, जिसका आंसर कितना आया था? 5 आया था। रूट अंडर से 35 आएगा, जिसका निकालोगे वर्गमूल तो 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बादल निम्न में किसका उदाहरण है? ठोस का गैस में परिक्षेपण, द्रव का गैस में परिक्षेपण, द्रव का ठोस में परिक्षेपण और ठोस का द्रव में परिक्षेपण। याद कर लो आप, बादल जो है द्रव का गैस में परिक्षेपण है। और सिर्फ बादल ही नहीं है, बल्कि बादल के साथ साथ और याद कर लीजिएगा, ये आता है एग्जाम में, कुहासा। कौन सी? कुहासा। धुआं भी कह सकते हो, धुआं। कुहासा और बादल, ये दो बेसिकली याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्या है? तो द्रव का गैस में परिक्षेपण, ये बार बार प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा प्रकाश सक्रिय है? कौन प्रकाश सक्रिय है? तो प्रकाश सक्रिय कौन होता है? जिसके पास कायरल कार्बन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन कौन होता है? जिसके चारों तरफ अलग अलग समूह जुड़ा हो। यहाँ देखिएगा, इस सी में 2 एफ जुड़ा है, दोनों सेम है, ये कायरल कार्बन नहीं होगा। इस सी में 2 एच है, 2 एच सेम हो जाएगा, 2 सी एल भी सेम हो जाएगा, ये भी कायरल कार्बन नहीं होगा, ये तो होगा नहीं 2। यहाँ देखिए, अगर बीच और हम सी की बात करें तो एक तरफ CH3 होगा और एक तरफ यहाँ भी CH3 होगा, 2 CH3 सेम होगा, ये भी कायरल कार्बन नहीं है। बी मतलब होना चाहिए आंसर। देखिए, बी में CH3 CH Cl Br, अगर इसको बनाओगे तो एगो सी लिखोगे, एक तरफ H लिखोगे, एक तरफ CH3 लिखोगे, देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, एक तरफ Cl लिखोगे और एक तरफ Br लिखोगे। देखो तो फ्रेंड्स ध्यान से, इस कार्बन के चारों तरफ अलग अलग समूह जुड़ा हो, इस कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन वाले यौगिक प्रकाश सक्रिय होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक CF4 में इलेक्ट्रॉन की अयुग्म जोड़ी है, यह तो आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो। देखिए, XE जो है F4, 4 गो F है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, 4 गो F बना लेगा, इसमें 4 गो इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएगा। XE के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो एगो यहाँ लोन पेयर, एगो यहाँ, 2 लोन पेयर बच जाएगा। कितना? 2 लोन पेयर बच जाएगा। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला है कि जर्मेनियम धातु को थोड़े से इंडियम से डोपित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? इन प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक, विद्युत रोधी, दृष्टिधारी। तो ये तो 2 होगा नहीं, पहले इसको कट कर दीजिए। हमको पता है कि डोपित करते हैं तो अर्धचालक प्राप्त होता है। जर्मेनियम धातु को, यानी जर्मेनियम में, जर्मेनियम आपको पता है वर्ग 14 का तत्व है, सिलिकॉन जर्मेनियम। इसमें इंडियम किस में आता है? वर्ग 13 में आता है। बैगन, आलू, गाजर, वर्ग 13 में कौन कौन आता है? बैगन यानी बोरॉन, आलू यानी कि एल्युमिनियम, गाजर यानी कि गैलियम, इन माने इंडियम और थैला माने थैलमियम। देखिए ये इंडियम है। तो अगर वर्ग 14 में वर्ग 13 को डालिएगा तो पी मिलेगा, और वर्ग 14 में 15 को डालिएगा तो एन मिलेगा। तो हम 13 को डाल रहे हैं, मतलब हमारा आंसर क्या होगा? पी होगा। आंसर क्या होगा? पी टाइप। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैकरीन की सही संरचना क्या है? सैकरीन की, तो ये तो आपको याद होना चाहिए, अगर आपने बनाया होगा सैकरीन की सही संरचना तो आपको पता होगा, ये है। ठीक है, कैसे बनता है? बेंजीन रिंग, उसके ऊपर से CO जुड़ा रहता है इस प्रकार, ठीक है, और NH जुड़ा रहता है, और दोनों आपस में जुड़ा रहता है, SO2 जुड़ा रहता है, और दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड NH से जुड़ा रहता है, और इधर बेंजीन रिंग होता है। क्या होता है? बेंजीन रिंग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता कितनी होती है? सरल घनीय जालक का मतलब क्या हुआ? SCC। ठीक है, यहाँ लिखा है सिंपल केमिकल लैटिस। SCC और SCC में संकुलन क्षमता कितना होता है? तो ये तो आपको याद होना चाहिए। SCC का सबसे कम होता है जो कि 52% होता है। कितना? 52%। BCC का कितना होता है? 68%, ये भी याद रखोगे। और FCC का कितना होता है? 74%। कितना? 74%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि समपराश्री विलयन में समान होती है। क्या समान होती है? तो समपराश्री विलयन का परासरण दाब समान होता है, या कह लो मोलर सांद्रता समान होता है। क्या समान होता है? मोलर सांद्रता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर प्राप्त होता है।
तो ये तो आपने पढ़ा होगा कि प्लेटिनम का करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन Pt की उपस्थिति में, तो एनोड पर ऑक्सीजन मिलता है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। चलिए अगला देखते हैं कि CH3 प्लस Cl2 तिरछिन दिया CCl4 प्लस HCl अभिक्रिया में वेग के बराबर इतना दिया हुआ है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर कितना है? इसके ऊपर आप कहोगे 1 है, और यहाँ कितना है? 1/2। तो अभिक्रिया कोटि कैसे निकालते हैं? घातों को जोड़ देते हैं, तो 1 + 1/2, जब इसको जोड़िएगा तो आएगा 3/2। क्या आएगा? 3/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 3/2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जैव उत्प्रेरक क्या होता है? एक एंजाइम होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक एमिनो अम्ल होता है, और एक नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है। तो जैव उत्प्रेरक क्या होता है? जैव उत्प्रेरक बेसिकली एंजाइम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम साइनाइड विलयन का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण में किया जाता है? कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, सिल्वर के। किसके? सिल्वर के। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो अब गिन लीजिए इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है? 2 2 4 6 10 2 12 4 16। 16 नंबर पे क्या आता है? सल्फर आता है। सिंपल, सल्फर आता है। चलिए अगला देखिए, लास्ट प्रश्न आज का रहेगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। आप इतना देखिएगा, इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप इसको बढ़िया से नोटबुक पे चेक कीजिएगा और इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। और उसके बाद अगले वीडियो में हम इसके बाद जो 20-25 प्रश्न बच रहा है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल है देखिए कि अश्रु गैस है, अश्रु गैस। ठीक है, अश्रु गैस किसको बोलते हैं? इसका भी उत्तर आप दीजिए कमेंट करके कि अश्रु गैस किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि यदि किसी भी स्टूडेंट को पूरा पढ़ना है, आपको पूरा जितना भी ऑब्जेक्टिव अब तक अपलोड किया गया, यदि उसको आप देखना चाहते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आप क्या कीजिए कि सर्च कीजिए केमिस्ट्री आसान है, और उसका लोगो आएगा, केमिस्ट्री आसान है का लोगो पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको रिसेंटली जो भी वीडियोज अपलोड हुए हैं 5-7 वो आपको मिल जाएंगे। उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव कराया गया है, उसको आप पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसे आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, बस आपसे यही कहेंगे कि इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहली बार है तो, और शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर में कंजूसी मत कीजिए। ठीक है, कम से कम मेहनत का इतना तो मिलना ही चाहिए। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।